हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक स्कीम जिसका नाम है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना। लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, साथ ही जो फार्मर्स हैं इनके लिए किस प्रकार ये बेनिफिशियल स्कीम है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है स्कीम, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे, यहां पे अपन बात करें परंपरागत का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है। और लास्ट ईयर आपके जो IBPS SO है उसमें एक सिनोनिम्स भी पूछा गया है कि जो आपका ट्रेडिशनल है, ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब जो है आपका परंपरागत रूप से पूछा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आप ट्रेडिशनल या जो परंपरागत रूप से जो कृषि कर रहे हैं। तो यहाँ इस परंपरागत कृषि जो है इस पे फोकस इसलिए दिया गया है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें, जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी जिसमें कई प्रकार की स्कीम थी, ग्रो मोर फूड, और वो ग्रो मोर फूड करने के लिए आपको क्या किया गया, जो फर्टिलाइजर है उनकी डोज है उसको बढ़ा के दिया गया ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा लिया, लेकिन उसका जो ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेज है वो ये रहा कि आपकी जो सोइल है उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो लगातार क्या हो गई, कम हो गई। तो उसी को देखते हुए आपकी ये स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो प्रमोट करती है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, आपको बेसिकली पूछा जाता है कि परंपरागत कृषि विकास योजना है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुराना समय था वहाँ पे क्या किया जाता था कि आपके जो फसल अवशेष हैं या जो आपके खाद है, मैन्योर है, उन्हीं के माध्यम से आपकी जो कृषि है वो की जाती थी। तो उसी कृषि को वापस से अडॉप्ट किया जाए ताकि जो फर्टिलाइजर्स हैं, और फर्टिलाइजर्स की अपन बात करें, देखिए एक तो आपको इनकम का जो है वो लॉस होता है क्योंकि आपको फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट है वो देना पड़ता है। साथ ही अपन बात करें जो फर्टिलाइजर है उनका जो क्रॉप जो है उसमें रेजिड्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं। तो उन रेजिड्यूज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो हेल्थ है उस पर काफी बैड इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ऐसा फूड चाहिए जो कैसा हो, हाइजेनिक हो, उसमें किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर कंटामिनेशन नहीं हो। तो इसीलिए ये जो है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना है वो स्टार्ट की गई। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेकिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फैशनेबल, यानी कि इसको एक विकल्प के रूप में ना यूज करते हुए क्या करें कि उसको एक फैशन बनाएं कि अपन जो एटलीस्ट जो अपन फूड खाते हैं उसको आप ऑर्गेनिक जो है करने की कोशिश करें। तो इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखे गए, क्या क्या इसकी स्कीम जो है उसकी गाइडलाइन लिखी गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना है या ट्रेडिशनल फार्मिंग जो प्रोग्राम है जिसको 2015 में है वो लॉन्च किया गया, और इसके माध्यम से आपका जो नमसा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो उसी का एक कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और उसके अंतर्गत ये स्कीम आपको देखने को मिलती है। यानी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें सस्टेनेबिलिटी आप किस प्रकार ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो यील्ड है उसको स्टेबल करे, साथ ही जो पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है तो उसके साथ ही अपन जो है उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करें, तो ताकि उनको फूड अवेलेबल हो सके। लेकिन जो फूड अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर के अगर रेजिड्यूज रहेंगे तो वो फूड है वो एडेबल नहीं रहेगा, और फिर भी अगर अपन उसको कंजप्शन करते हैं तो आपकी हेल्थ पे जो है बैड इफेक्ट आएगा। तो इसी का एक कंपोनेंट था आपके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो PKVY है, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, वो किसका सब कंपोनेंट है। तो इसके अंतर्गत कंपोनेंट की अपन बात करें तो कौन सा है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM, और उसी का जो है एक स्पॉन्सर स्कीम अपन बोल सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। अब अपन बात करें कि ये किस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो ये अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इसमें अगर अपन बात करें जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो किसको सपोर्ट करती है,
एम सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपको याद रखना है कि मेनली ये जो रिलेटेड है ये स्कीम वो किससे है, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि जैसा आप जो हजारों सालों पहले जो कृषि करते थे जिसमें किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर एनपीके वगैरह यूज नहीं करते थे, उसी को अगर वापस से अपन अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उनको दो प्रकार से बेनिफिट होगा। एक तो क्या होगा, उसकी जो यील्ड है जिसमें क्या होता है फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से कभी कम यील्ड होती है कभी ज़्यादा यील्ड होती है, तो उससे क्या होगी, सस्टेन हो जाएगी। दूसरा उसकी इनपुट कॉस्ट है, ठीक है। इनपुट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इनपुट कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है, तो उससे क्या होगा कि जो फार्मर है उनको बेनिफिट जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कि अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर विकल्प के रूप में यूज करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो क्रेडिट चाहिए आपको, बेसिकली क्या होता है कि जो महाराष्ट्र या तेलंगाना के जो फार्मर्स होते हैं उनके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्रेडिट जो है वो किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं। लेकिन इन केस अगर उसकी फसल जो है वो डैमेज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो बैंक से जो लोन लिया है वो आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो आप देखते हैं कि कई जो किसान हैं वो सुसाइड करते हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो रेट है सुसाइड का फार्मर्स का तो वो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र या तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करें कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिसमें अपन बात करें काऊ डंग है या फसल जो रेजिड्यूज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनका प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट हो सकता है और उनसे एक बेस्ट क्वालिटी का, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल्स जो है वो नहीं होगा। और इससे अगर अपन बात करें जो फूड होगा वो क्या होगा, प्योरली ऑर्गेनिक होगा। और ऑर्गेनिक फूड जो है वो आपके जो मॉडर्न जनरेशन है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम जो है आपकी बनाई गई, जिसमें अपन बेसिकली देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई फार्मर अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको क्या मिलता है, सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अडॉप्ट कर सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इनपुट होंगे यूज होंगे उनके लिए वो क्रेडिट बैंक से ले सकता है, तो इसके लिए स्कीम में सब्सिडी भी मिलती है। साथ ही अपन बात करें इसके फंडिंग, तो अपन सोच रहेंगे कि इसमें जो पैसा चाहिए, जो क्रेडिट चाहिए, उसको फंड कौन करता है, तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसका ये रेशियो रहता है, ठीक है। 60 जो रेशियो है 40 ये रहता है, इसमें ज़्यादा जो है रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का रहता है 40%, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो आपके ईस्टर्न या हिमालय रीजन है वहाँ पे जो है आपको कुछ पैसे हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। और ये देखिए आपकी जो स्कीम है वो क्लस्टर अप्रोच में है, यानी कि केवल एक फार्मर ना करके क्या करे, क्लस्टर्स में यानी ग्रुप में जो है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन आने का जो चांस है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे अपन देखते हैं तो जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे अगर अपन बात करें इस रेशियो की तो वो होता है आपका 90:10, जिसमें अपन बात करें। और ये जो आपको मिलता है वो अडॉप्ट करने से पहले, यानी कि आपको पहले जो है ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके लिए आपकी जो लैंड है उसका चेकअप करवाना पड़ेगा, डायग्नोसिस कि आपका सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद में आपकी जो खेत की जो बाउंड्री है वो कैसे होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, उसमें अगर रन ऑफ होके वाटर या जो रेनफॉल का जो वाटर है वो अगर डायरेक्टली आ रहा है बह के तो उस कंडीशन में आपको ये लाइसेंस है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनको आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है ताकि आप जब मार्केट में उसको बेचेंगे तो आपको प्रॉपरली जो है उसका सही पैसा मिल सके। देखिए कुछ जो है फार्मर्स इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है कि उसको प्रोडक्ट को बेचने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत कुछ ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को
एक अच्छे मार्केट में और एक अच्छी प्राइस पे है वो सेल कर सकता है। अब देखते हैं अपन इसमें ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो इस प्रकार रखा गया है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा उसमें, और जो अपन केमिकल जो फर्टिलाइजर से कृषि कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होगा। तो सबसे पहले तो जो है वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम केमिकल्स। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो वो कैसा हो, केमिकल से फ्री हो। और आज के अगर युग में अपन बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इसके रेजिड्यूज मौजूद ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस दुष्परिणाम को कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत आपको ऐसी फार्मिंग करने के लिए प्रमोट किया जाता है जिसका प्रोडक्ट कैसा होगा, केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री होगा। साथ ही जो आपका एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है उसको किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दूसरा क्या है, ये इको फ्रेंडली। जैसा कि अपन देखते हैं जो फर्टिलाइजर अपन यूज़ करते हैं, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, तो ये जब अपन फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उनकी कुछ मात्रा रन ऑफ होके आपका जो वाटर बॉडीज है उनको कंटामिनेट करता है। और देखिए अपन बात करें यूट्रोफिकेशन की, अपन बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो किसी वाटर बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है और वो एक जगह जाके इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शैवाल है, ठीक है, एल्गी है, उसकी ब्लूम जो है ग्रोथ करती है, और जो वाटर बॉडी है उसकी जो मछलियां हैं, उसके जो जीव है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मर जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हुए फार्मिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फार्मिंग कर रहे हैं वो कैसी होगी, इको फ्रेंडली होगी। जैसा कि मैंने बताया, तीसरा अगर अपन इसकी बात करें तो जो आप इनपुट कॉस्ट के रूप में कॉस्ट यूज करोगे फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और इसमें किसी प्रकार की आपको पेस्टिसाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहां प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था लेकिन कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, तो वो क्या हो रहा था, बराबर मात्रा में क्या हो रहा, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ प्रोडक्शन भले ही कम हो लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसका आपको मार्केट में ज़्यादा पैसा मिलेगा, साथ ही जो आपने इनपुट के रूप में जो पैसा यूज़ किया वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यानी कि इसमें केवल और केवल खाद वगैरह जो है वो अपन बेसिकली बनाते हैं वो यूज हो रहा है। इसके बाद में अपन बात करें, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमंग रूरल यूथ, फार्मर्स, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकेले आदमी के करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत क्लस्टर्स यानी सभी जो फार्मर है वो मिलकर अगर इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। साथ ही इसमें बात करें, इसमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको पहले करके देखा गया है और ये पाया गया है कि आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या होगा, सिंपल प्रोसीजर है और इसको हो सकता है टाइम लगे लेकिन आपके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल। इसी प्रकार अपन बात करें तो इसमें जो पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक्सपर्ट जो है उनके माध्यम से इस सर्विस को यूटिलाइजेशन करें ताकि जो फार्मर है इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। साथ ही जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, वो एक क्लस्टर्स में या अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जो विलेज होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं ताकि जो फार्मर है इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स के पास कोई भी टेक्नोलॉजी जो पहुंचती है वो एक्सटेंशन वर्कर के माध्यम से पहुंचती है, तो डिपेंड करता है कि वो कितना इफिशिएंटली जो फार्मर है उनको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसके इम्प्लांटेशन की। ठीक है, इसके इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सेल है वो किसके अंतर्गत आती है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, तो उनके द्वारा इस चीज़ को देखा जाता है कि इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर
वेलफेयर, जिसको शॉर्ट में DAC एंड FW भी बोलते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें स्टेट लेवल की, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन इस चीज़ को अडॉप्ट करता है और जो फार्मर को एक सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से जो प्रोडक्ट बनाया है अपने या तैयार किया है उसका ये दावा होता है कि ये जो है प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक है। इसी प्रकार अपन बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रीजनल काउंसिल जो होती हैं, RCS जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा इस चीज़ को देखा जाता है। तो आपको जो फार्मर है उसको नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन इस स्कीम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अगर अपन बात करें, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन बात करें, आपको पूछा जाता है और काफ़ी ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन रह चुका है, वो चाहे किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या और फील्ड हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट, यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट जो है उसके रूप में किसको जाना जाता है, आपके सिक्किम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्किम जो है उसको सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक स्टेट है वो डिक्लेयर्ड किया गया है, और डिक्लेयर्ड जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसी प्रकार अपन बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जो कैसी हो, ऑर्गेनिक, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी है वो आपकी जो बड़ौदा है गुजरात, वहाँ पे सेटअप की जा चुकी है। इसी प्रकार अपन बात करें तो इससे रिलेटेड जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको शॉर्ट में NOFRI, देखिए आपको एग्जाम में ये शॉर्ट में भी मिल सकता है और आपको पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ पे है आपका, सिक्किम में, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कहाँ है, तो वो आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, MP। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रिकॉर्डेड एरिया है वो कहाँ है, MP में, याद रखना है आपको। ऑर्गेनिक स्टेट की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा है आपका, सिक्किम। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो जो मेघालय है उसको सिक्किम के बाद में ऑर्गेनिक स्टेट है वो घोषित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किस प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इस स्कीम में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो फार्मर हैं, ठीक है, वो 50 एकड़ ईच क्लस्टर अप्रोच मैंने बताया था कि इसमें फार्मर जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। तो एक जो क्लस्टर है उसमें कितने एकड़ होते हैं, 50 एकड़ जो है वो जमीन होती है। इसी प्रकार इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसको जो सब्सिडी मिलती है वो क्या मिलती है, 10,000 पर क्लस्टर। और इसमें अगर अपन बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो वो कितने दिन के लिए होती है, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। और इसमें लगभग जो टारगेट रखा गया है वो 5 लाख एकड़ का, यानी कि जो आपकी स्कीम है उसके अंतर्गत 5 लाख जो एकड़ है उसको किस में कन्वर्ट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है उसमें प्रमोट करना इस योजना का उद्देश्य रखा गया, ठीक है। और इस प्रकार के कितने क्लस्टर्स, 10,000 क्लस्टर्स, यानी कि एक क्लस्टर में अगर अपन बात करें इस योजना के अंतर्गत तो इस एक क्लस्टर में कितने जमीन होगी, 50 एकड़, ठीक है। और इस प्रकार के जो क्लस्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 10,000 क्लस्टर है वो बनाने की कोशिश की गई, ताकि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन है उसको आपकी जो केमिकल जिसमें कल्टीवेशन हो रहा है या केमिकल जो फर्टिलाइजर यूज करते हुए जो कल्टीवेशन हो रहा है उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस एरिया में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट में जो सर्टिफिकेशन में जो कॉस्ट होती है उसको कम करते हुए, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको
ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज है उनके यूटिलाइजेशन के साथ जोड़ा गया। इसी प्रकार अपन बात करें कि जो ऑर्गेनिक फूड जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको लोकल और जो मॉडर्न मार्केट है उससे जोड़ा गया, ताकि सभी को जो है इसकी अवेलेबिलिटी रहे और जो किसान है उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो बेचने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो इस योजना में ये सारी चीज़ें रखी गई। ठीक है, लास्ट में अपन बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आप इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपकी जो अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, अगर उसको कंटामिनेशन फ्री रखना है या जो हेल्दी लाइफ अपन चाहते हैं तो उसके लिए एक मात्र विकल्प है कि जो फूड अपन कंजप्शन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन नहीं होता है। और ये रिसर्च में पाया गया है कि आप जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका जो कंटामिनेशन है पेस्टिसाइड का वो मौजूद है। तो इस प्रकार जो आने वाला समय है वो एक काफ़ी डेंजर साबित हो सकता है अगर अपन इस चीज़ को अभी अवॉइड करते हैं। तो इस योजना में सिर्फ यही ध्यान दिया गया कि जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं या अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस योजना के तहत उसको सब्सिडी भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सब्सिडी कौन सी स्कीम के अंतर्गत कितनी मिल रही है या किस पे मिलती है, वो सारी चीज़ें अपन एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है उसके लगभग 10 वीडियो जो है आपको मिलेंगे जिसमें कंप्लीटली किसी भी चीज़ पे सब्सिडी अगर मिल रही है तो उसको अपन स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो सोइल का रिक्लेमेशन हो। तो उस पर जो सब्सिडी मिल रही है उसको अपन सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्कीम के को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।